हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम GS4 एथिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि GS4 के कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। साथ में GS4 के टॉपिक्स को आप कैसे ब्रेक कर सकते हो, कैसे आप पाठ्यक्रम को समझ सकते हो और उनके कौन कौन से टॉप पार्ट्स, सब पार्ट्स, साथ में कौन कौन से डायमेंशंस हैं जिनके बारे में आपके पास नोट्स होने चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो वीडियो है ये हमारा पाठ्यक्रम को समझने के क्रम में तीसरा वीडियो है जो कि GS4 के रिगार्डिंग होगा। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास GS4 का सिलेबस है। जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8वां हमारे पास केस स्टडी। तो हमारे पास पूरा जो सिलेबस है वो 8 पार्ट्स में डिवाइड है और इसके जो शुरू के 7 पार्ट्स हैं वहाँ पर डेडिकेटेडली UPSC क्वेश्चन पूछता है। अगर आप पेपर भी देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 1 के कुछ 2 या 3 पार्ट्स होते हैं तो वो सब यहाँ से पूछे जाएंगे। क्वेश्चन 2 के 2 या 3 क्वेश्चन होते हैं तो उसमें ये पूछा जाएगा। तो इसी हिसाब से टोटल 7 क्वेश्चन जो है वो हमारे पास यूँ कह सकते हैं थियोरेटिकल होते हैं और 8वां जो पार्ट होता है ना, वो हमारे केस स्टडी के रिगार्डिंग होता है। तो क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 9, 10, 11, 12 ये हमारे पास जो है वो केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए किसी एक टॉपिक को लेकर डिस्कस किया जाए। यहाँ पर हमारा टॉपिक है भावनात्मक समझ, अवधारणा एवं प्रशासन और शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको कीवर्ड हाईलाइट कीजिए। कीवर्ड है यहाँ पे भावनात्मक समझ। थोड़ा समझने में आपको थोड़ा टफ लग सकता है। ये बेसिकली और कुछ नहीं, ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। ये वर्ड आपने जरूर सुना होगा, इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसकी हमको अवधारणा भी पता होनी चाहिए और प्रशासन और शासन व्यवस्था में इनके प्रयोग क्या है वो भी पता होना चाहिए। क्या सिर्फ यही हमको पता होना चाहिए? नहीं, इसमें कुछ हिडन डिमांड्स हैं, कुछ ऐसे हिडन स्ट्रक्चर या हिडन डायमेंशंस है जो भी आपको पता होनी चाहिए। तो चलिए हम उन एक एक डिमांड को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले भावनात्मक समझ। पहले डायमेंशन तो यहाँ पे लिखा हुआ है, वो वही आपको पता होनी चाहिए। अवधारणा, अवधारणा, ठीक है, या यूँ कह सकते हैं इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। ठीक, तो कि जो भी हमारा भावनात्मक समझ है, इसकी अवधारणा और इसका डेफिनेशन, इसके अलावा इसके कौन कौन से चरण हैं या यूँ कह सकते हैं कौन कौन से स्टेप्स हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। भाई भावनात्मक समझ विभिन्न तरह की होती है ना? कितनी तरह की होती हैं? विभिन्न तरह की होती हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी ऐसी 8 तरह की इमोशनल इंटेलिजेंस है या 8 तरह की हमारे पास इंटेलिजेंस है जो पता होनी चाहिए। उन इंटेलिजेंस में एक हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो वो बेसिकली आपको वो सारी डायमेंशन पता होनी चाहिए। साथ में विभिन्न, आप देखोगे तो विभिन्न थिंकर्स ने या विभिन्न दार्शनिकों ने भावनात्मक समझ को डिफाइन किया है। तो उन्हीं में अगर मैं प्रमुख चिंतकों की बात करूँ तो एक मेयर एवं सेलोवी, तो इन्होंने भी EI को लेकर कुछ कहा है, वो पता होना चाहिए आपको। इन्होंने बेसिकली EI को 4 स्टेप्स में बांटा है या 4 भागों में बांटा है। इसके अलावा एक और हमारे पास दार्शनिक हुए डैनियल गोलमैन। तो उन्होंने कैसे इसको डिफाइन किया है? उन्होंने EI के लिए 5 भागों में बांटा है पूरे EI को। तो मेयर एवं सेलोवी ने 4 भागों में बांटा है, डेनियल गोलमैन ने 5 भागों में बांटा है। वो कौन कौन से हैं? तो अवधारणात्मक स्तर पर हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा, अब चलते हैं, ये तो कॉन्सेप्चुअल पार्ट हो गया। अब चलते हैं प्रशासन एवं शासन व्यवस्था में इनके प्रयोग। इनसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है इनके कई क्षेत्र में प्रयोग है। 2 तो आपके पास लिखे हुए हैं, इनके बारे में तो आपको पता होना ही चाहिए, प्रशासन और शासन व्यवस्था। तो इनके बारे में तो पता होना ही चाहिए। साथ में निजी जीवन, ठीक है, सार्वजनिक जीवन, सार्वजनिक जीवन में इमोशनल इंटेलिजेंस क्या रोल अदा करती है
वो पता होना चाहिए। निजी जीवन में कैसे उपयोगी है, साथ में प्रशासन एवं शासन में इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या लाभ हो सकते हैं, वो सब चीज़ें पता होनी चाहिए। और साथ में इन चारों ही लेवल पर इमोशनल इंटेलिजेंस के पॉजिटिव्स यानी कि लाभ और नेगेटिव्स। भाई हर एक विषय के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो ईआई के जो पॉजिटिव आउटकम्स क्या है वो पता होना चाहिए, ईआई के नेगेटिव आउटकम्स क्या है ये पता होना चाहिए, है ना। इसके अलावा मेयर एवं सेलोवी ने जो डिफरेंट टाइप के डायमेंशन या डिफरेंट टाइप की अवधारणा दी है वो पता होनी चाहिए। डेनियल गोलमैन जी की पता होनी चाहिए आपको, विभिन्न तरह की होती हैं, है ना, कौन कौन से चरण हैं, डेफिनेशन, इन सब लेवल पे पता होना चाहिए। अच्छा, क्या इसके अलावा भी कोई डायमेंशन है या सिर्फ इसी लेवल पर हमको प्रिपरेशन करनी है? नहीं, इसके अलावा भी आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपको बेहतर उदाहरण पता होना चाहिए। आपको उदाहरण पता होना चाहिए कि ऐसे कौन कौन से इमोशनल इंटेलिजेंस के अच्छे उदाहरण हमारे पास हैं, ठीक है। वो कौन कौन से लेवल पे हो सकते हैं? ग्लोबल लेवल पे हो सकते हैं, डोमेस्टिक लेवल पे यानी कि हमारे भारत के ही हो सकते हैं, इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों से रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो सकता है, ठीक है, पॉलिटिक्स से हो सकते हैं, कोई इकोनॉमिक्स भी किसी ने बहुत अच्छा काम किया हो इमोशनल इंटेलिजेंस के लेवल पे, वो पता होना चाहिए। ग्लोबल एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो नेल्सन मंडेला जी का एक बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। डोमेस्टिक लेवल पे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उनका बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। इसके अलावा पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो गांधी जी का, कि गांधी जी ने कैसे सभी लोगों की भावनाओं को समझ के आंदोलन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की, ठीक है। तो पॉलिटिकल लेवल पे, है ना। तो ऐसे डिफरेंट स्पोर्ट्स के तौर पे भी आप बात कर सकते हो, है ना। महेंद्र सिंह धोनी का बढ़िया एग्जांपल ले सकते हो, वो इमोशनली इंटेलिजेंस है ना। तो ये सब उदाहरण आपको पता होना चाहिए। साथ में एक वैल्यू एडिशन के तौर पे आपको स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए, ठीक है। इसके लिए वैल्यू एडिशन के तौर पे आपको स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट किसके? भाई किसी भी महान व्यक्ति के हो सकते हैं, चाहे वो किसी थिंकर का हो सकता है, या चाहे किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने इन इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ कहा हो वो हो सकता है, या चाहे कोई भारत का जो दार्शनिक हो उन्होंने कुछ कहा हो सकता है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, ठीक है, महात्मा गांधी जी हैं, तो उन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस पर क्या कहा वो पता होना चाहिए। तो स्टेटमेंट्स के रिगार्डिंग भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा उदाहरण के तौर पर मैंने बता ही दिया, किसी बढ़िया IAS IPS ने कोई अच्छा काम किया हो इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल पे तो वो पता होना चाहिए। जैसे कि अभी एक मेरे को याद आ रहा है कि अभी जब कोविड के दौरान, है ना, जब हमारे पास रिसोर्सेज की कमी थी तब कई जगह आंदोलन हो रहे थे, छोटे छोटे आंदोलन हो रहे थे। तभी एक IPS ऑफिसर ने वहाँ पर बेसिकली राष्ट्रगान चला दिया था और खुद राष्ट्रगान भी गाने लग गए थे माइक के ऊपर। तो उन्हीं के देखा देखी जो अन्य जनता थी वो भी राष्ट्रगान गाने लग गई और जो जनता का जो उग्र स्वभाव था वो कम हो गया। तो बेसिकली ये क्या है? यह है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के अवधारणा क्या है वो पता होना चाहिए, साथ में प्रशासन एवं शासन व्यवस्था में उनके प्रयोग क्या है वो पता होना चाहिए, और इनके अलावा क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिखी है। तो इस लेवल की प्रिपरेशन आपको करनी है। एक डायमेंशन पे और हम बात कर सकते हैं, जैसे कि अभी सिलेबस आप देखोगे तो आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे कई तरीके के हमारे पास कीवर्ड्स हैं, जैसे कि सत्यनिष्ठा, ठीक है, जैसे कि भेदभाव रहित, गैर तरफदारी, निष्पक्षता, सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण, समर्पण भाव, सहानुभूति, सहिष्णुता, संवेदना। तो ये सब हमारे पास कुछ मूल्य लिखे हुए हैं या कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई है। तो इन वैल्यूज़ के बारे में आपको कैसे पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मूल्यों के स्तर पर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मूल्य, कोई भी मूल्य हो सकता है, ठीक है। तो इन मूल्यों के स्तर पर आपको सबसे पहले तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इनकी परिभाषा क्या है, मानक परिभाषा, ठीक है। परिभाषा जो होनी चाहिए वो मानक होनी चाहिए। किसी भी मूल्य की मानक परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा मूल्य कितने तरह के हैं, कितने तरह के हैं, बेसिकली कोई भी एक मूल्य हो उस मूल्य को हम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं या कितने तरह के उस मूल्य की डायमेंशन होती है वो है। साथ में उस मूल्य के अनुप्रयोग, अनुप्रयोग भी 3-4 जगह हो सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, और गवर्नेंस सिस्टम में क्या है, पर्सनल लाइफ में क्या है, और पब्लिक लाइफ में उस मूल्य का क्या महत्व है।
और मूल्य के तौर पर ही हम बात करें तो एक और डायमेंशन जो आपको पता होना चाहिए और जिस पे यूपीएससी आजकल क्वेश्चन पूछ रहा है वो है कि मूल्यों की तुलनाएं, विभिन्न मूल्यों की तुलनाएं। ठीक है, विभिन्न मूल्यों की तुलनाएं। तुलना के स्तर पर क्या पता होना चाहिए? एक तो समानता और असमानता या अंतर, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। साथ में मूल्य के लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक पता होना चाहिए बेस्ट एग्जाम्पल। बेस्ट एग्जाम्पल, और वो जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो कहीं से भी हो सकता है। ठीक है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो पॉलिटिक्स से हो, चाहे स्पोर्ट्स से हो, चाहे वो थिंकर्स से हो, या हम कह सकते हैं दर्शन से हो, फिलोसफी से हो, है ना। तो ये सब हमारे पास डायमेंशन है किसी मूल्य को लेकर। अब मैं आपके सामने एक मूल्य लेता हूँ और उसके डिफरेंट डायमेंशंस जो निकल सकते हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं मूल्य लेता हूँ। चलो एक मूल्य ले लेते हैं। सबने सत्यनिष्ठा के बारे में पढ़ा होगा या कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ठीक है, तो सत्यनिष्ठा को लेता हूँ। तो सत्यनिष्ठा की सबसे पहले, सत्यनिष्ठा एक मूल्य है, तो सत्यनिष्ठा की मानक परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। साथ में कितने तरह के मूल्य, यानी कि सत्यनिष्ठा भी कितने तरह की होती है। सत्यनिष्ठा जैसे कि एक तो पेशेवर सत्यनिष्ठा, ठीक है, एक निजी लेवल पे होती है, ठीक है, एक संस्था के लेवल पे होती है। तो उस सत्यनिष्ठा को हम कहते हैं संस्थागत सत्यनिष्ठा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सत्यनिष्ठा के विभिन्न डायमेंशन। ठीक है, और अब चलते हैं कि विभिन्न मूल्यों से तुलना है। सत्यनिष्ठा की जो तुलना है वो कई कबार जैसे कि ईमानदारी, ठीक है, और सुचिता, जिसको हम प्रोबिटी भी कहते हैं, तो उनसे होती है। तो क्वेश्चन यूँ आ सकता है कि सत्यनिष्ठा व ईमानदारी में समानता व अंतर का वर्णन कीजिए, क्योंकि मूल्य के ऊपर डेडिकेटेडली एक 10 मार्कर का क्वेश्चन आता ही आता है। तो वो जो होता है वो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठा के बीच में अंतर एवं समानता का वर्णन कीजिए। ये यूँ आ सकता है कि सत्यनिष्ठा व सुचिता में क्या अंतर है। ये यूँ आ सकता है कि या इन तीनों को लेकर ही क्वेश्चन पूछ सकता है, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं सुचिता के बीच में समानता एवं अंतर का वर्णन कीजिए। तो ये विभिन्न मूल्यों की तुलनाएं हो गई। अच्छा, अब इनके अनुप्रयोग के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बेसिकली ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि बीइंग एन आईएएस या आईपीएस ऑफिसर आपको पता होना चाहिए कि सिविल सर्वेंट में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और साथ में उन क्वालिटीज़ का अप्लीकेशन हम एडमिनिस्ट्रेशन में, हम गवर्नेंस में, हम पब्लिक लाइफ में, ठीक है, और हम प्राइवेट लाइफ में हम कैसे कर सकें, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये हमारा बेसिकली अनुप्रयोग लेवल पे, और ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है बेस्ट एग्जाम्पल। आपको सत्यनिष्ठा के बेस्ट एग्जाम्पल पता होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो अशोक खेमका जी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में सत्यनिष्ठा के बारे में अगर मैं पॉलिटिकल एस्पेक्ट में बात करूँ तो आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में पता होना चाहिए, थिंकर्स के लेवल पे पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब बेसिकली बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा सत्यनिष्ठा के ऊपर किसी ने कुछ कोई स्टेटमेंट दिया हो, ठीक है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लेवल पे बात हो गई है ना, और एक स्टेटमेंट के लेवल पे भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे कि महात्मा गांधी ने क्या कहा है सत्यनिष्ठा के बारे में, सत्य के बारे में। ठीक है, महात्मा गांधी जी की बुक थी सत्य के साथ मेरे प्रयोग, तो वो क्या है, वो बेसिकली वैल्यू एडिशन मटीरियल है। तो वैल्यू तो आपको बेसिक से स्टार्ट होके एप्लीकेशन लेवल पे जाना है, और एप्लीकेशन लेवल से आप एडवांस लेवल पे आप यात्रा करोगे। तो यही बेसिकली यूपीएससी की पूरी जर्नी है। तो आप जो है वो इन एस्पेक्ट्स पर आप चर्चा कर सकते हो। और यदि आपको अगर एथिक्स के रिलेटेड या एथिक्स की टर्मिनोलॉजीज अगर समझ में नहीं आती है, या आपको कोई टॉपिक को तोड़ने में, बाइफरकेट करने में समस्या आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, और मैं जो है उसके ऊपर डेडिकेटेडली अगली बार वीडियो बना दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।